नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारे व्याकरण का एक विषय जो है संधि। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि संधि कहते किसे हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को यानी परिवर्तन को, जब दो शब्दों का मेल होगा और उसमें फिर परिवर्तन आ जाएगा, यानी दो शब्द अलग अलग हैं, उन दो वर्ण अलग अलग हैं, दो वर्णों को आप मिलाओगे और फिर एक नया वर्ण बन जाएगा, उस विकार को संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। आगे एक उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय, भानुदय। अब भानु में ऊ है और उदय में भी ऊ है। अब भा ये जो है इनका ये आपस में मेल नहीं होगा। जो ऊ है, जो वर्ण है, उनका मेल होगा ऊ प्लस ऊ, यानी कि परिवर्तित हो गया बड़े ऊ में, और भानु प्लस उदय क्या बन गया? भानुदय। क्या बन गया? भानुदय। अब ये है संधि करना। संधि करने का ये तरीका है। अगर हम करें संधि विच्छेद, संधि विच्छेद अगर हमें करना होगा तो हमें भानुदय मिला होगा, हमें उसका संधि विच्छेद करना है, तो हम उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? भानु प्लस उदय, ये इसे संधि विच्छेद करना कहते हैं। और भानुदय को जोड़कर, भानु प्लस उदय को जोड़कर भानुदय बनाना संधि कहलाता है। अब देखिए संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों का आपस में मेल होता है और उससे शब्दों में विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं 5 भेदों को विस्तार पूर्वक उदाहरणों सहित जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे स्वर संधि के 5 भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। चलिए अब इन्हें भी हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी दीर्घ संधि की परिभाषा। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे वर्ण विचार में पढ़ा था कि जो हर्ष स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। उसमें आ, ए, ओ, ई, ओ, औ, उ और ऐ सब आते हैं। तो जब दीर्घ ये कहते हैं भी दीर्घ संधि में क्या है, जब हर्ष और दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे अ प्लस अ आ हो सकता है, ई प्लस ई बड़ी ई हो सकती है, ई प्लस ई बड़ी ई हो सकती है, आ प्लस उ प्लस उ बड़ा ऊ हो सकता है, उ प्लस बड़ा ऊ फिर भी बड़ा ऊ हो सकता है। तो इस प्रकार से जो वर्णों के मेल होंगे, जो हर्ष और दीर्घ स्वर के वर्णों के मेल होंगे, मतलब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वरों के मेल से जो दीर्घ स्वर बनेंगे उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे देखिए अ प्लस आ किस में परिवर्तित हुआ? आ में। जैसे हिम, हिम मैं के अंदर क्या है, जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम करते हैं मैं हलंत और अ, तो वो अब मैं में अंत में क्या आ रहा है? अ, और जो आल्य है उसके आरंभ में क्या आ रहा है? आ, और अ और आ मिलकर क्या बन गए? हिमालय। विद्या, अब विद्या के अंत में क्या रहा है? आ, और अर्थी, अर्थी में के आरंभ में क्या है? अ, आ और अ मिलकर क्या बन गए? आ, विद्यार्थी। ई प्लस ई बन गई ई। तो रवि कौन सी? छोटी। इंद्र कौन सी? छोटी। तो आरंभ और अंत में मिलने वाले शब्द क्या बने?
रविंद्र किस में बदल गए, बड़ी ई में। इसी प्रकार से ई प्लस बड़ी ई और किस में बदल गए, बड़ी ई में। जैसे मुनि प्लस ईश, मुनीश, और ई प्लस ई, मही प्लस इंद्र, महींद्र। तो इस प्रकार से जो हर्ष और दीर्घ स्वरों के मेल से प्रवर्तित हो जाते किसमें, दीर्घ स्वर में, उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है। जिसमें आ की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है, और आगे के उदाहरणों से और देखेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है। अब ये भी देखिए, ई प्लस ई क्या बन गए, ई। तो क्या बना, मही प्लस ईश क्या बना, महिष। ऊ प्लस ऊ क्या बना, ऊ। और क्या बना, भानु प्लस उदय क्या बन गया, भानुदय, जो हमने आरंभ में भी उदाहरण में लिया था। अब ऊ प्लस ऊ क्या बना, ऊ। लघु प्लस उर्मी बना लघुर्मी। और ऊ प्लस ऊ बना ऊ, क्या बना, बधु प्लस उत्सव, बधु उत्सव, बधुत्सव। और ऊ प्लस ऊ किस में परिवर्तित हुआ, ऊ, और बना बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। यानी कि इन दोनों में ही अगर हम ऐसे इसका संधि विच्छेद ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी उदाहरण हमारे दीर्घ संधि में है वो सब हमने कर लिए हैं। जैसे कि ई प्लस ई ही बनेगा या ऊ प्लस ऊ ही बनेगा, ऊ प्लस ऊ बनेगा। तो इस तरह से जो उदाहरण लिए हैं हमने उससे आपको पता लग गया होगा कि महिष जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ये भी सब किस में आते हैं, दीर्घ संधि में आते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारी गुण संधि। अब इसमें हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था हर्ष और दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें है अ प्लस आ के साथ, अगर अ और आ के साथ ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यानी कि अ और आ के साथ अगर छोटी ई और बड़ी ई हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ए में। यदि अ और आ के साथ ऊ और ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। और यदि अ और आ के साथ, यानी अ और आ एक जैसा ही रहेगा, उनके साथ जब जब ई और ई बदल जाएगा, ऊ और ऊ बदल जाएगा तो वो ओ बन जाएगा। और अ और आ के साथ अगर री होगा तो वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, गुण संधि। अब गुण संधि में हम पढ़ेंगे इसका एक लॉजिक भी है कि जैसे ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, छोटे ओ की मात्रा और छोटे ए की मात्रा, और जहाँ री की मात्रा हो वहाँ गुण संधि होती है। अब उदाहरणों के माध्यम से हम संधि को समझते हैं जो हमारी गुण संधि है। देखिए, जैसे नर प्लस इंद्र। अब नर में र और प्लस अ होता है, यानी आखिरी जो वर्ण है वो हमारा अ है, और इंद्र के आरंभ में जो है वो ई है, और अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए, और ये बन गया नर प्लस इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र। यानी कि ये ए की मात्रा में परिवर्तित हो गया। अब आ प्लस ई, महा, आ महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है, अ प्लस ई किस में परिवर्तित हो गया, अ प्लस ई किस में परिवर्तित हो गया, ए में। नर प्लस ईश किस में बना, नरेश। और आ प्लस ई किस में बना, ए। तो महा प्लस ईश क्या बना, महेश। अब देखिए, जो भी शब्द हैं उसका अंतिम, पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा जो शब्द है उसका प्रारंभ का, आरंभ का वर्ण, दोनों मिलकर एक परिवर्तन लाते हैं। उसी को ही हम संधि कहते हैं। अ प्लस उ यानी ज्ञान, ज्ञान में न के साथ क्या आया, अ, और उपदेश के आरंभ में क्या आया, उ, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ओ। ज्ञान प्लस उपदेश क्या बना, ज्ञानोपदेश। आ प्लस उ क्या बना, ओ। महा प्लस उत्सव, महोत्सव।
अ प्लस उ क्या बना ओ, अ प्लस उ, जल प्लस उर्मी क्या बना जलोर्मी, आ प्लस उ क्या बना ओ, महा प्लस उर्मी महोर्मी, और अ प्लस री। अब देखिए री में क्या परिवर्तन आता है, अ प्लस री किस में परिवर्तित होता है, हमने आरंभ में ही पढ़ा था अर में परिवर्तित हो जाता है। जहां पर भी री आएगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में। जैसे देव प्लस ऋषि, अब देव में क्या है अ, और अंत में और आरंभ में ऋषि के क्या है री, इसमें परिवर्तित हो गया देव ऋषि अर, देवर ऋषि देवर, तो यहाँ क्या बना देव ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि महर्षि, तो क्या बन गया यहाँ पर अर आ रहा है, तो ये हो गई हमारी गुण संधि। तो इस प्रकार से जब जब भी ऐसे शब्द हम देखते हैं तो वो किस में आती है हमारी गुण संधि, और उसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका संधि विच्छेद करते समय हम ध्यान रखेंगे कि ये गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है, या संधि करेंगे तब भी हम इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये है हमारी स्वर संधि का तीसरा भेद। पहले हमने की थी दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, और ये है वृद्धि संधि। अब इसमें इसका जो नियम है वो इस प्रकार से है कि इसमें आ के साथ ए और अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं, यानी कि बड़ा ए। यदि अ और आ के साथ ओ या औ हो तो दोनों मिलकर परिवर्तित हो जाते हैं औ में, यानी कि बड़े ओ में। तो इस प्रकार क्या होती है, आप इससे भी सोच सकते हैं कि ए बड़े ए में परिवर्तित हो रहा है और ओ बड़े ओ में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है दोनों में। जैसे पीछे हमने गुण संधि में की थी तो उसमें एक एक मात्राएं थी, एक ए की मात्रा थी, छोटे ए की मात्रा थी और छोटे ओ की मात्रा थी, लेकिन यहाँ दो दो मात्राएं लग रही है, यानी बड़े ए की और बड़े ओ की, और इसमें क्या हो गई है वृद्धि हो गई है, तो ये क्या हो गई वृद्धि संधि हो गई। उदाहरण देखिए, जैसे कि अ प्लस ए क्या हो गया अय। देखिए एक प्लस एक, एक के अंत में क अंत में क्या आ रहा है अ, और आरंभ में क्या आ रहा है ए, और किस में बदल गया अय, अक एक एक क्या बन गया एक, और वा प्लस ऐश्व क्या बन गया वैश्व वैश्व, और वन प्लस औषधि, अ प्लस ओ क्या बन गया बनौषधि, बड़े ओ में परिवर्तित हो गया। माह महा, महा प्लस औषधि महोषधि, यानी किस में परिवर्तित हो गया बड़े ओ में। तो इस प्रकार से जो हमारी संधि है उसमें क्या हो जाएगा बड़े ए और बड़े ओ में ये परिवर्तित हो जाएगा। ये है हमारी संधि का चौथा भेद। हमने सबसे पहले की थी कौन सी दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, और फिर वृद्धि संधि, और ये है हमारी यण संधि। इसमें क्या होता है, इसका क्या नियम है देखिए, इसमें ई और ई के साथ कोई विजातीय स्वर होने पर ई और ई के स्थान पर य हो जाता है। विजातीय यानी कि जो अलग तरह का हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ई के साथ ई ही आएगा, ई के साथ ए ही आए अ ही आएगा, ई के साथ आ ही आएगा, इसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक जो हमारा अंत का जो स्वर होगा वो क्या होगा, वो छोटी ई और बड़ी ई होगी, और उसके साथ कोई भी छोटी ई बड़ी ई या कुछ कोई भी विजातीय स्वर आ सकता है, तो वो परिवर्तित होगा किसमें, वो य में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा है उ और ऊ के साथ, यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद में भी कोई विजातीय स्वर होगा तो वो ऊ और ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, फिर वो ऊ और ऊ किस में परिवर्तित हो जाएंगे वह में परिवर्तित हो जाएंगे। और यदि री के आगे कोई विजातीय स्वर होगा तो वो री के स्थान पर र में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अब इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यदि प्लस अपि, यदि यदि में क्या आया ई छोटा ई, और आरंभ हो रहा है किससे अ से, लेकिन परिवर्तित किस में होगा य में, तो ये य प्लस अ, यानी कि क्या बन गया य। अब ये क्या बन गया यद्यपि, किस में परिवर्तित हो गया यद्यपि। अब हमने ये परिवर्तित हो गया यद्यपि। अब देखिए जो द है वो आधा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसमें से ए भी निकल गया और यह के साथ वो
मिल गया है, तो इसलिए आया है वो आधा हो गया। इसकी जो हमारी यण संधि है उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जो य से पहला जो वर्ण होता है वो आधा होता है, क्योंकि वो अ और आ उसके साथ जो भी वर्ण होता है वो य के साथ मिल जाता है। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि, तय यहाँ पर आधा हो गया है। नदी प्लस अर्पण, ई प्लस अ किस में परिवर्तित हो गया, य में। और नदी में दै का हमने क्या ले लिया, अ, और जब दै वर्ण विच्छेद करते हैं, दै को अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो वर्ण है वो आधा रह जाता है, उसके हलंत लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से नदी प्लस अर्पण, ई प्लस अ किस में परिवर्तित हुआ, य में, और य के साथ हमने लगा दिया जो द का अ है तो नद्यर्पण। ठीक है। देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन। अनु प्लस अय, अनव्ययी। अब देखिए ऊ के साथ अ आ गया तो यहाँ पर व प्लस अ हो गया। ऊ के साथ हमने पढ़ा था यदि ई के अ और आ के साथ आती है तो परिवर्तित हो जाता है किसमें, य पे। अब पढ़ रहे हैं ऊ के, तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, व में। अब देखिए सु प्लस आगत, स्वागत। अब इसमें स है वो क्या हो गया, आधा हो गया। स में जो ऊ था वो ले लिया गया है, स क्या हो गया, आधा हो गया, क्या बन गया, स्वागत। और सब ऊ प्लस आ किस में परिवर्तित हो गया, व में, और आ की आ हमने ले लिया तो क्या बना, स्वागत। और अनु प्लस एषण, अन्वेषण। और पितृ प्लस आज्ञा, ये री का जो उदाहरण है देखिए, पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ री है, री प्लस में आ गया तो हमने क्या लिया, र प्लस आ, यानी पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा। इस प्रकार से हमारा बन गया पित्राज्ञा, और ये हो गई हमारी यण संधि। अब देखिए इसमें आप ये जरूर सोचते होंगे कि ये त्रय में कैसे परिवर्तित हो गया। तो देखिए री है वो तो रै में परिवर्तित हुई, यानी आ की मात्रा में र, और यहाँ पर त भी है, त प्लस र। संयुक्त वर्ण जब हमने किए तब देखा था त प्लस र का क्या बन जाता है, त्र। और यहाँ पर आ की मात्रा हमने साथ में ली तो रै में परिवर्तित होता है तो रै लिया, और तय है साथ में, और तय प्लस रै क्या बन गया, तय आधा है और रै पूरा है, क्या बन गया, त्रय बन गया। इसलिए ये प्रत्याज्ञा पित्राज्ञा बन गया। मतलब आपको जो त्रय है वो तय प्लस रै से त्रय बना है आपका। अब ये है हमारी अयादि संधि, और हमारी पांचवी यानी अंतिम भेद है हमारी स्वर संधि का। इसमें ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ और आव में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए, आई, ओ या औ होना चाहिए, और उसके आगे जो आरंभ का जो शब्द है उसका कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तित किस में होगा, आई में होगा, आय में होगा, या अव में होगा, या आव में होगा। अब इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए अयादि संधि के उदाहरण। देखिए न प्लस अन किस में परिवर्तित हुआ, अयन, अय में, और प्लस में क्या लग गया, अ, क्या बन गया, नयन। देखिए ने में क्या हुआ, ए है, और आन में अ है, परिवर्तित हो गया अय में, क्या बन गया, नयन, नयन, नयन। और इसमें देखिए गे प्लस अक क्या बन गया, आय में, गायक। पो प्लस आन, पवन। अब ओ प्लस अ है, लेकिन किस में परिवर्तित हो गया, अव में, पवन। ओ पो प्लस अक किस में परिवर्तित हुआ, आव में, पावक। क्योंकि हमने कहा था जहाँ भी ओ होगा, ओ के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। और नौ प्लस में एक, नाविक किस में परिवर्तित हुआ, आव में। इस प्रकार से ये हमारे जो उदाहरण है वो है हमारे अयादि संधि के उदाहरण। अब हम जो हमारी संधि है इसके आप इसे अपनी पुस्तक से भी अवश्य पढ़िएगा। अगर पुस्तक से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी, या आप वीडियो देखते समय भी पुस्तक अपने साथ रख सकते हैं, अपने उदाहरणों को लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसमें ये नियम लागू हो रहा है या नहीं है, और किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो वो हम ऑनलाइन क्लास में आपसे लेंगे, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपने 3 पार्ट में ये संधि
पूरी करेंगे। इसके 3 भाग होंगे। एक स्वर संधि हमने कर लिया, फिर हम करेंगे व्यंजन संधि और इसके बाद करेंगे विसर्ग संधि।